हेलो एवरीबॉडी। हम लोग आज पेज नंबर 10 करेंगे इस बुक का, रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले मैं जूम कर लेता हूँ इसको और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है क्या? फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना इक्वेशन को, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। एक बार लास्ट बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। चलिए आगे है क्वेश्चन मेरा ये है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो आंसर है आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए। किस लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन कि रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? तो सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि आवर्तकाल होगी, कैसी हो जाएगी? दुगनी। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। याद रखना है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि होगी, कैसी होगी? दुगनी। ठीक है, ये तो पहले भी हो गया क्वेश्चन, दुगनी हो जाएगी, चौगुनी रहेगी लंबाई तो दुगनी हो जाएगी उसकी समयावधि। ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। मृग तृष्णा। ठीक है, कैसे कैसे वर्ड है, हाँ संस्कृत वाले। मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का कारण है। क्वेश्चन ये है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। याद रखना है क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन इसका कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ओ जो है सर्वदाता है, ठीक है, और ए बी जो है वो क्या है? सर्वग्राही है। ये याद रखना आपको, 4 रक्त समुदाय में से सर्वदाता जो है ओ है और ए बी जो है सर्वग्राही है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है? तो आपको याद रखना क्या? ओ। ठीक है, ओ जो है हमारा सर्वदाता है, सभी को दे सकता है। ठीक है, अगर आपका भी ओ है तो आप भी किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तब बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। याद रखना कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, यानी 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का तब बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। क्या होता है? 3 चीज़, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बुझे हुए चूने। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बुझे हुए चूने। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझा हुआ चूना का मिश्रण। याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। क्या होता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तीसरा क्या होगा? बुझा हुआ चूना। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। ठीक है, उष्मांक
कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का जो है सर्वोच्च उष्मांक है। ठीक, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन। याद रखना, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन है। क्या क्वेश्चन कि कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का है। ठीक है, कौन सा गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आप लटक जाएंगे। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, याद आपको रखना है, प्रकाश का जो रंग है निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? उसकी तरंग दैर्ध्य, यानी हर एक रंग का जो होता है अपना तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्घ्य मान होता है। तो उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा क्या होता है? उसका रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होता है? तो वो होता है बैगनी का। ठीक है, याद रखना, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य के द्वारा। तो सबसे जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो वो होता है बैगनी का। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, ये हो गया डिलीट और ये भी हमारा हो गया डिलीट। चलो, बोला कि सूर्य, ये क्वेश्चन है आपका कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य में क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है। तो आपको याद रखना कि सूर्य में जो है वो नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण ऊर्जा असीमित बनता रहता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण असीमित ऊर्जा का स्रोत है किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, याद रखना है, नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है कौन सा वस्त्र में है? तो ये तो सबसे पहले आपको याद रखना है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आपका जो जवाब होगा वो सूती वस्त्र में आग लगने की संभावना जो है वो कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो किचन वगैरह में ना हमें टेलीकॉटन वगैरह, पॉलिस्टर वगैरह साड़ी नहीं पहनना चाहिए और सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए किचन में। ठीक है, ताकि आग वगैरह भी लग जाए तो फैले ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है किसमें? तो सूती वस्त्रों में आग लगने व फैलने की संभावना कम होती है। किसमें होती है? तो सूती वस्त्र में आग लगने व फैलने की संभावना किस वस्त्र में कम होती है? तो सूती वस्त्रों में, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो वो हो गया दूध से मिलता है। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो होता है कहाँ से मिलता है? तो दूध से मिलता है। शाकाहारी आदमी दूध तो खाता ही है। ठीक है, तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो दूध से। ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से। ठीक है, याद रखना है, आवश्यक फास्फोरस जो मिलता है शाकाहारी आदमी या शाकाहारी कोई भी जीव जंतु हो उसको दूध से मिल जाता है उसको फास्फोरस। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना है आपको कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध से मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मीथेन गैस बनता है। ठीक है, मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। देखो ये मीथेन बनाने का नियम, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। आप अपने भी घर में बना सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। आपको ये दोनों पहले लाना पड़ेगा और ये दोनों तो आपको बाजार में मिल ही जाएगा, आपको एकदम आराम से मिलेगा। ठीक है,
बनाइए, एकदम साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनिए। चलिए ठीक है। मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। मीथेन जो गैस है जो बनता है किसको किसको गर्म करने पर? तो बोला सोडियम एसीटेट को सोडियम सोडा लाइम के साथ गर्म कर लीजिए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा? मीथेन गैस बन जाएगा। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? तो मीथेन गैस बनेगा। याद रखना आपको, मीथेन गैस बनता है किसको किसको गर्म करने पर? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बन जाता है, ठीक है। आपको नहीं बनाना है क्योंकि कुछ और बन जाएगा आप जब आप बनाइएगा तो। चलिए आगे। सार्स क्या है? सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसको ढूंढने मत लग जाना है, ठीक है, कि सार्स बीमारी क्या है, पता लगाना नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस इतना याद कर लेना है कि एग्ज़ाम में आए ना तो हमें इसका टिक लगा सकें, ठीक है, बढ़िया से सही जवाब दे सकें, ठीक है। ढूंढना नहीं है ज़्यादा कि कौन सा बीमारी है। तो ये विषाणु से फैलता है, ठीक है। तो सार्स क्या है? तो विषाणु से फैलने वाला जो है वो बीमारी है। विषाणु से फैलने वाला बीमारी है कौन? सार्स बीमारी है। सार्स है ना, सार्स ऐसे, सॉरी सार्स लिखा हुआ है। सार्स क्या है? तो विषाणु से फैलने वाला बीमारी। सार्स क्या है? तो विषाणु से फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। देखो ये देखो क्वेश्चन, ये देखो खतरनाक क्वेश्चन। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से, ठीक है। एड्स नहीं फैलता है आज एड्स नहीं फैलता है किसके कारण से नहीं फैलता है? बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता है, ठीक है। बेचारा जिसको एड्स हो जाता है, ठीक है, लोग उससे ना 2 हाथ दूरी बना के बात भी करना उससे नहीं चाहता। और यहाँ पे लिखा हुआ बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता। नहीं फैलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग उससे हेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं देखा हूँ, ठीक है, ऐसे लोगों से जिनको एड्स हो जाता है उनसे लोग बात दूर से ही, बहुत दूर से करते हैं, उनसे बात ही नहीं करना चाहते। छूने की तो दूर की बात है, ठीक है। तो एड्स किसके कारण नहीं फैलता? तो बातचीत करने और छूने से नहीं फैलता, ठीक है। आगे है मशरूम क्या है? फंजाई है। मशरूम क्या है? फंजाई। याद रखना, मशरूम क्या है? फंजाई है। यानी फंजाई का मतलब कवक होता है, ठीक है। याद रखना है मशरूम क्या है? तो एक प्रकार का कवक है, ठीक है। मशरूम क्या है? तो एक कवक है। याद रखना आपको, मशरूम जिसकी सब्जी बना के खाते हैं ना हम लोग, बाज़ार में महंगा मिलता है, 350 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, ठीक है। तो वो है मशरूम। वो क्या है? एक प्रकार का कवक। हम लोग कवक खाते हैं, ठीक है। मशरूम क्या है? कवक है कि नहीं? तो ये याद रख लेना कि मशरूम क्या है? तो कवक है, फंजाई है। मशरूम क्या है? कवक, फंजाई। आगे का क्वेश्चन, ठीक है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। याद रखना कि 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। यानी मान लो पानी है और आप पत्थर जैसा बर्फ़ लाओ, ठीक है, फ्रीज से निकाल के उसको पानी में डाल दो, तो वो क्या होगा? पानी के ऊपर तैरने लगेगा। और जब तैरेगा तो कुछ भाग जो है ऊपर आपको दिखेगा। तो कितना भाग ऊपर दिखता है? ठीक है, तो वो 1/10 भाग क्या होगा कि आपका ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग, ठीक है। ज़्यादा इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आप जाके, ठीक है, याद कर लेना है क्वेश्चन। अब ये नहीं कि जाके फ्रीज से एकदम बर्फ वर्फ निकालना है, एकदम से पानी में डाल के देखिए लेना है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। जब बर्फ पानी में तैरता है उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग, ठीक है। तो नो एक्सपेरिमेंट, सीधा पढ़ाई। चलो आगे। एक्सपेरिमेंट हम सोनू भैया के लिए छोड़ देते हैं। सोनू भैया, जो छोटे वाले सोनू भैया है ना, जो मुख्यमंत्री से मिले थे, उनके लिए छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट। वो बेचारे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए आगे। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये तो वाष्प बनना का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। याद रखना, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। आगे हो गया क्वथनांक से पूर्व, है ना, क्वथनांक बनता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके पहले ही वाष्प बन जाता है, तो वो वाष्पीकरण कहलाता है।
तत्वों, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा कि तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यानी तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र। ये तो बच्चा बता देगा कि हम कोई भी तत्व है, कोई भी अणु है, ठीक है, तो हम उसको दर्शाते हैं किसके द्वारा? तो उसका सूत्र होता है कुछ ना कुछ। जैसे हम मीथेन बोले तो उसका भी सूत्र है, ठीक है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर बोले तो उसका भी सूत्र है। हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो उसका भी सूत्र है। तो उस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस यौगिक को या उस तत्व को हम क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो हम लिख देंगे H, ठीक है। जैसे जल है तो लिख देंगे H2O, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, तो लिखेंगे H2SO4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी यौगिक को, ठीक है, हम लोग दर्शाते हैं। तो यौगिक क्या है, तत्व क्या है? तो यौगिक तत्व जो है वो शुद्ध पदार्थ है, और यौगिक में क्या होता है? मिश्रण होता है, ठीक है, निश्चित अनुपात में। तो ये आपको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलो, रासायनिक सूत्र द्वारा हम तत्वों और यौगिकों को दर्शाते हैं। अब जल का हिमांक क्या है? हिमांक का मतलब होता है, समझिएगा, हिमांक का मतलब होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर ये जो है बर्फ बन जाएगा। तो इसलिए हिम मतलब बर्फ, ठीक है। हिमांक, जल का हिमांक क्या है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपको याद रखना है क्या? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक कितना है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर बाय गॉड मत मापने चल जाइएगा, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद जाइएगा कहीं। जल का हिमांक कितना है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सॉरी, जल का हिमांक कितना है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। हिमांक यानी इतने डिग्री पर ये बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। चलो आगे के कॉलम पे चलते हैं, बीच वाले कॉलम पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा हम आ गए हैं धीरे धीरे अपने जगह पे। ये चलो भैया, चलिए आ गए हम। थोड़ा और ऐसा कर लेते हैं। चलो अब पूरा क्वेश्चन हमें दिखे। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार याद रखना है, ठीक है। रडार जो है ना बहुत हैवी चीज़ है, आपको इसको समझना है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने या मार्ग निर्देश के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो जो हमारा जो फाइटर्स हैं, ठीक है, स्काई फाइटर्स जो है, ठीक है, तो वो बाहर से मान लो कोई अटैक करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग किसके द्वारा पकड़ते हैं? तो रडार के द्वारा पकड़ते हैं, ठीक है। तो रडार जो हमारे रडार में अगर कोई आ गया तो हम पहले हमें संकेत मिल जाता है कि हाँ ये आ गया है हमारे रडार में, तो हम उस पर अटैक करके उसको भगा सकते हैं, ठीक है, या उसको मार सकते हैं, ठीक है। तो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने के लिए किया जाता है। जहाज़ को, वायुयान को, ये सब को ढूंढने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो रडार का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे मान लो हम जा रहे हैं एरोप्लेन से, और एरोप्लेन मेरा गया, मेरा जो ड्राइवर थोड़ा सा था, ड्राइवर नहीं पायलट जो था, ठीक है, वो एरोप्लेन का थोड़ा सा मान लो पागल है, छीट है, ठीक है, तो वो क्या क्या कहीं और घुसा दिया, ठीक, कोई दूसरे रास्ता में। तो हमारा जो आदमी रहेगा जो हमारा रडार को मेंटेन कर रहा है या वो देख रहा है ये सब काम वो कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर मतलब पकड़ लेगा कि हाँ देखो ये आदमी इधर चला गया, ठीक है। जो हाईजैक वगैरह होता है ना तो वो ऐसे ही करता है, ठीक है, तो हाईजैक वाले को ऐसे ही पकड़ता है क्योंकि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आने नहीं देता है। तो रडार से हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि हाँ देखो ये हाईजैक हो गया क्योंकि इसकी दिशा बदल गई है। तो ये याद रखना है, ठीक है। आपको हाईजैक नहीं करना है, बस आपको समझना है यहाँ पे। ये सब प्लान मत करिएगा भूल से भी, तो रडार वाले आदमी जो है ना जो इसको देख रहा है धर लेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है। तो शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऐसे भी आपको बोलना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हो गया, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय, ये हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करते हैं? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, ठीक है।
आप जैसा कि जानते हैं कि चुंबकीय जो दिशा होता है ना वो क्या उत्तर दक्षिण होता है। तो आपको यही याद रखना है, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। एक्सपेरिमेंट मत करना है, याद कर लेना है बस। चलिए यार आगे। सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन को जो मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर सीवी रमन को ना नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके अध्ययन पर, प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, सीवी रमन प्रकीर्णन, रमन प्रकीर्णन को याद रखना ना। रमन जो है ना प्रकाश का परिकर्णन किया था। ठीक है, कौन, तो सीवी रमन प्रकीर्णन, ऐसे करके याद रखना है, हम तो ऐसे ही याद रखते हैं भाई। सीवी रमन, सर सीवी रमन को उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर है ना उसके कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को प्रकीर्णन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो धुइयां उड़ा देना है, एकदम धुइयां गर्दा गर्द कर देना है क्वेश्चन को। ये सब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। कैसा होता है, तो आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। ध्यान रखना है आपको, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। ठीक है, ये किताब चल रहा है हमारा स्पीडी समान विज्ञान, याद रखना है आपको। हम ये कौन सा किताब चल रहा है हमारा, स्पीडी समान विज्ञान चल रहा है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। याद रखना ये क्वेश्चन का जवाब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। ठीक है, अब ये बोला है कि दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है, दूध खट्टा, तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध खट्टा होता है। बैक्टीरिया के कारण जो होता है कि दूध जो होता है वो खट्टा होता है। बैक्टीरिया के कारण दूध कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो घर में भी आप देखते हैं कि दूध खराब हो जाता है तो थोड़ा देर बाद क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण हुआ, तो बैक्टीरिया लग गया था उसमें, इसके कारण क्या हो गया, वो खट्टा हो गया। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया आके घुस गया उसमें, और दूसरा घुसा अपना जनसंख्या क्या किया, बढ़ा लिया, पूरा बढ़ा के दूध को थक्का बना दिया, अजीब ही कर दिया उसको। तो क्या हो गया, बैक्टीरिया के कारण ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में, यानी दही जम गया। तो अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दूध से दही बनता है कौन सा जीवाणु से, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। आगे क्वेश्चन, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, तो ये तो बच्चा बता दे, नाइट्रोजन। वायु में कौन सी जो है गैस की मात्रा अधिक है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, आपको याद रखना है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन। ठीक है भाइयों, ठीक है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, सबसे अगला क्वेश्चन है, चलो नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तन्य तत्व क्या होता है, अधिक तन्य तत्व सोना होता है। ठीक है, सोना को हम पतला से पतला नमार के रबड़ जैसा कर सकते हैं। ठीक है, सोना सबसे अधिक तन्य जो होता है वो क्या होता है, वो सोना होता है। सबसे अधिक तन्य जो होता है वो क्या होता है, सोना, है ना। सबसे अधिक तन्य सोना। ठीक है, ऐसे याद रखना है, तन्य सोना। ठीक है, सोना बाबू वाला सोना नहीं है, यहाँ पे दूसरा तत्व वाला है। ठीक है, याद रखना है, देखो लिखा हुआ भी है तत्व, आप गलत मत समझना। सोना है यहाँ पे, बाबू नहीं है, सिर्फ सोना है। सबसे अधिक जो तन्य है वो सोना है। ठीक है, याद रखना है आपको, और याद रख के आपको एग्जाम में धुइयां उड़ा देना है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है। जो चांदी में ना सबसे ज़्यादा विद्युत धारा, यानी तांबा से भी ज़्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाह करेगा। ठीक है, तो चांदी में जो है सबसे ज़्यादा विद्युत धारा का अच्छा प्रवाह होगा, समझे बात। तो कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, चालक मतलब कि विद्युत का प्रवाह होगा एकदम फास्ट, एकदम बढ़िया, तो किस में होगा, चांदी। अब चांदी का तो तार हम लोग ला नहीं सकते, तो तांबा लाते हैं, थोड़ा सा उससे कम है। ठीक है, तो तांबा में क्या होता है कि अच्छा विद्युत प्रवाह होता है, लेकिन तांबा से भी ज़्यादा किस में होता है, चांदी में होता है। लेकिन चांदी का हम लोग तार नहीं ला सकते। जो हम लोग वायरिंग कराते हैं ना घर में, तार जो लगाते हैं बल्ब जलाने के लिए, उसमें हम लोग तांबा लगाते हैं कि तांबा थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। चांदी का लगवाएंगे तो फिर हो गया, तारे खोल के लेके भाग जाएगा, चोरी हो जाएगा, क्योंकि
खोल के लेके जाएगा और चांदी का बना लेगा सामान अपना पहनने वहनने के लिए, है ना। चांदी का सिकरी, चांदी का अंगूठी, ये सब बना के पहन लेगा चोरी करके। इसलिए हम लोग चांदी का नहीं लगाते हैं, महंगा पड़ जाता भी है और चोरी होने का भी डर रहता है, ठीक है। तो कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है समान रूप में, तो बोला कैल्शियम। हड्डी में क्या पाया जाएगा भाई, कैल्शियम। देखते हैं हड्डी जब हमारा कमज़ोर हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हड्डी जब कमज़ोर हो जाता है तो हम कैल्शियम का गोली खाते हैं। इसका मतलब क्या, हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम खाते हैं, ठीक है। तो सीमेंट में भी ये होता है, याद रखना। अब कैल्शियम बोला सीमेंट में, तो सीमेंट बाय गॉड मत खाने लग जाइएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, याद कर लेना, ठीक है। सीमेंट खाने का चीज़ नहीं है, ठीक है, गंदा बात हो जाएगा नहीं तो हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम, ठीक है। तो मैं ये भी बोला हूँ कि सीमेंट में भी कैल्शियम है और हड्डियों में भी कैल्शियम है, दोनों को खाने मत जाना लग जाना, ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है, कैल्शियम। तो अगर हमें कैल्शियम की कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम का टैबलेट खाते हैं। और सीमेंट में तो वो जो जोड़ते हैं ना, ठीक है, तो जोड़ने वाले में काम में आता है, ठीक है, सीमेंट। इसीलिए तो हम ईटा को ईंटे से जोड़ते हैं, उसमें सीमेंट, उसके बीच में सीमेंट डालते हैं ताकि वो दोनों जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हड्डियों तथा सीमेंट में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम समान रूप से पाया जाता है। ये हमारा जवाब। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। हाँ, ये सही जवाब अभी है, ठीक है। आपको समझना है कि हम लोग का अभी जो है ना, घर का जो बिजली का जो बिल आता है वो हमें वाट लगा देता है पूरा, ठीक है। बिजली वाट था, मीटर मतलब मीटर है ना, जो हमारा जो घर का बिजली का जो मीटर है वो हमारा वाट लगा के रखता है, हमेशा हर महीने वाट लगाता है, ठीक है। जैसे ही रिचार्ज ख़त्म हो गया तो क्या होता है, लाइनें ऑफ हो जाता है, यानी मेरा वाट लगा देता है। तो घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप जो होती है वो किस में होती है, वाट में होती है। वाट सला, ठीक है, वाट में। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत का उपयोग माप होता है, किस में होता है, तो वाट में होता है, याद रखना है, ठीक है। वाट लगा देता है बिजली, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अगला, पारे का निम्नतम हिमांक जो है वो कितना है, ठीक है, वो है -39 डिग्री सेल्सियस है। और क्वथनांक जो है, ठीक है, वो है 375 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पर अगर आपको रिसर्च करना है तो जाके कर सकते हैं। -39 डिग्री जो है आपका पारे का हिमांक है और क्वथनांक जो है 375 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्वेश्चन है कि पारे का निम्नतम हिमांक जो है 39 डिग्री सेल्सियस है। पारे का निम्नतम हिमांक जो है 39 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक जो है 375 डिग्री सेल्सियस है। अब ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को नहीं बोलेंगे, आपको याद करना है 39 डिग्री सेल्सियस और 375 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस और 375 डिग्री सेल्सियस जो है वो है पारे का निम्नतम हिमांक है और क्वथनांक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। ये तो बच्चा बता दे, ठीक है। किडनी है ना, वृक्क। तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य जो करता है वो कौन करेगा, खून को जो शुद्ध करता है वो कौन करेगा, किडनी करेगा, ठीक है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करेगा, तो किडनी करेगा भाई। आपको ना किसी को मार करना चेक नहीं करना है कि हाँ वो मार के चेक करना शुरू कर दिया, ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, याद करना है बस, ठीक है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करता है। रक्त को साफ यानी खून को साफ जो करता है किडनी, ठीक है। मान लो आपका हो गया किडनी खराब, ठीक है, तो रक्त साफ ही नहीं होगा तो पूरे शरीर में ना जहर फैल जाएगा, ठीक है। सारा गंदगी साफ ही नहीं हो रहा तो गंदा खून जो रहेगा ना पूरे शरीर को गंदा कर देगा, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको स्वर्ग लोक में जाना है तो अपना किडनी खराब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किडनी क्या करता है कि हमारा जो है मानव शरीर का खून साफ यानी रक्त साफ करता है, ठीक है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में, ठीक है। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है, तो कैलोरीज में मापी जाती है, कैलोरी में, ठीक है, कि इतना किलो कैलोरी हम लोग खाते हैं, ठीक है, पर डे इतना किलो कैलोरी हमें खाना चाहिए। अभी नहीं बताएंगे, आपको ढूंढना है, इस पर एक्सपेरिमेंट करिए,
ठीक है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, तो कैलोरीज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है। देखो ये तो पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, कि क्वथनांक जो होता है ना अंदर का बढ़ जाता है, ठीक है। दाब बढ़ने से क्वथनांक होता है जो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो है सब्जी जो है 2 सीटी में एकदम खनाक से पक जाता है, ठीक है एकदम। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही क्वथनांक बढ़ा, ठीक है, तो अंदर में सब्जी गया पक, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आपको जल्दी से पकाना है तो कुकर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। जल्दी अगर पकाना है तो आपको क्या करना है, कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलो आगे बोला है अगला क्वेश्चन कि एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया होता है, तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह के लिए, ठीक है। तो हम फ्यूज लगाते हैं जब हम लोग ना कोई मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें फ्यूज लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, तो फ्यूज का जो तार होता है उसका जो ना तार बहुत पतला होता है, ठीक है। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है। कहने का मतलब ये है, इसको समझना है, मेन समझना है। फ्यूज जैसे मान लो घर में जो है ना हम बिजली जहाँ से आते हैं तो मेन जगह पे हम लोग फ्यूज लगाते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगा ना तो हमारा पूरे घर का लाइट अपने आप कट जाएगा, ठीक है। और हमारा जो फ्रिज वगैरह फैन वगैरह चल रहा है उसको नुकसान ना हो, ठीक है। तो फ्यूज में इसलिए एक पतला तार लगा दिया जाता है जिसका जो विद्युत धारा प्रवाह करने की जो क्षमता है थोड़ा कम हो, ठीक है। तो वैसा हम लोग तार लगा देते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो तार अपने आप क्या हो जाता है, जल जाता है। और मेरा जो सामान है जो कीमती कॉस्टली जो हमारे पास है जैसे टीवी फ्रिज ये सब, वो बच जाता है उसको जलने से, उसको उड़ने से, ठीक है। तो इसलिए हम एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए करते हैं, हानि पहुँचाए बिना उस विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, रोकने नहीं बचने के लिए करते हैं। रोक तो नहीं है सकते तो जल ही जाएगा। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया किसके, जीवाश्मों। यानी रेडियो कार्बन डेटिंग की जो को प्रयोग जो है उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है किसका, जीवाश्मों का, ठीक है, ठीक है। किसका, जीवाश्मों का। यानी जो पुराने जीवाश्म है जो तो उसका जो उम्र पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पुरातत्वों का उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का, ठीक है। यहाँ पे जीवाश्म है, ठीक है, जो हम लोग खोद के निकालते हैं। मान लो कितना 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 5000 साल पुराना, तो उसको हम उसका उम्र पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये कॉलम का, इस बीच वाले कॉलम का लास्ट क्वेश्चन है। पित्त स्रावित होता है लीवर में। पित्त स्रावित किस में होता है, तो लीवर में होता है। पित्त जो है स्रावित होता है वो किस में, लीवर में होता है। किस में होता है, तो लीवर में होता है। पित्त स्रावित होता है लीवर से, ठीक है, सॉरी लीवर से होता है, लीवर में नहीं होता है। पित्त स्रावित होता है किससे होता है, तो लीवर से होता है। पित्त स्रावित होता है, ठीक है। पित्त स्रावित जो होता है वो लीवर से होता है, ये आपको याद रखना है। पित्त स्रावित कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये हम लोग जा रहे हैं आगे के क्वेश्चन पे, हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग देखो, ये हम लोग पहुँच चुके हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पेज नंबर 10 चल रहा है, आपको याद रखना है पेज नंबर 10 चल रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, दोस्तों वगैरह को शेयर कर दीजिए। ऐसे भी अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है इस चैनल का। तो देखिए क्या होता है आगे। तो शरीर के भार का, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% भाग जो होता है ना लगभग उस शरीर में जल होता है, पूरे शरीर का भार का। मान लो आपका जो भार है 20 किलो है, मान लो आपका शरीर का भार कितना है 20 किलो, तो उसमें 65 से 80% जो होगा वो आपका जल की मात्रा होगी। समझ में आई बात, हाँ। तो अपने आप को ताकतवर नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि आप में ना 65 से 80% क्या है, पानी है। समझ में आ गई बात,
हाँ, तो ज़्यादा आपको उड़ना नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डर जैसा देखने में है, ठीक है, तो भी नहीं उड़ना है, ठीक है। शरीर के भार का कितना परसेंट जो होता है, कितना प्रतिशत जो होता है जल होता है, ठीक है। तो 65 से 80% लगभग 65 से 80% शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80%, हाँ आप सही है, 65 से 80% जल होता है। याद रखना है आपको, शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% क्या होता है, जल होता है लगभग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। याद रखना है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिए, याद हो जाना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? खोता है, पाता नहीं है, खोता है, ठीक है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो खो देता है। याद रखना है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? खो देगा, ये याद रखना है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? खोता है वो। अगला है क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। एकदम सही बात। अभी यूट्यूब जाके नहीं देखना है कि बंदूक अगर चला रहा है तो, है ना, पीछे धक्का देगा, कंधा पे जोड़ पड़ेगा, तो अभी नहीं देखना है, पहले याद कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन वही आया कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। सही बात है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसके कारण क्या होता है कि बंदूक से गोली आगे जब धक्का दिए तो पीछे भी तो आपको धक्का देगा ना, ठीक है, वही बात है। तो आपको समझ लेना है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या में। किसमें? तो परमाणु संख्या में। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या जो है समान रूप से पाया जाता है। परमाणु संख्या जो है समान रूप से पाया जाता है। परमाणु संख्या वह प्रक्रिया कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसको अब मैं इसको करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? नाभिकीय विखंडन। लेकिन सूर्य में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं। एक भारी नाभिक टूटकर दो में या दो से अधिक में नाभिक में बदलते हैं तो अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है, गर्मी प्रदान करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं जब एक बड़े नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में परिवर्तित होते हैं तो उससे हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी सीजन भी चल रहा है इसका, ठीक है, फरवरी चल रहा है ना, तो इसका सीजन भी चल रहा है कि विटामिन ए सबसे अधिक जो होता है किस में होता है? तो गाजर में होता है। गाजर खाने लग जाइए, ठीक है। अभी गाजर का सीजन चला है तो जल्दी से मंगवाइए और खाना शुरू करिए आप लोग, ठीक। गाजर, ठीक है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो
गाजर में पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, ये बता दीजिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। हम तो नहीं बताएंगे, कमेंट वगैरह में बता दीजिए आप। विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किस में। तो विटामिन ए जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो विटामिन ए जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो गाजर में। ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, याद रखना है कि पेट्रोलियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय, ये है क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसा मैंने बताया था सूर्य में होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं, तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन को क्या कहते हैं, ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय संलयन की किसकी, तो उच्च तापमान, क्या सूर्य में उच्च तापमान नहीं है, हाँ है, तो उसमें क्या होगा, तो नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन को नाभिकीय ताप अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय ताप अभिक्रिया कहते हैं किसको, तो नाभिकीय संलयन को। यह किस में होता है, सूर्य में। और नाभिकीय संलयन के लिए क्या आवश्यक है, तो अत्यधिक तापमान की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या, श्वेत रक्त कण। ठीक है, दो प्रकार के रक्त कण होते हैं हमारे शरीर में, एक होता है श्वेत रक्त कण, एक होता है लाल रक्त कण। तो श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, तो हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। दूसरा है कि लाल रक्त कण को क्या कहते हैं, तो ये आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या कहेंगे, तो ल्यूकोसाइट कहेंगे। ठीक है, आगे, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, विषाणु। ठीक है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। बहुत ही डेंजर है, एक बार हो गया तो समझो आप ऊपर निकल लेंगे। ठीक है, आपको बचाने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर एक बार एड्स हो गया तो ठीक है, एकदम आपका टिकट जिस दिन हुआ समझिए आपका टिकट कट। ठीक है, आप पकड़ लिए गाड़ी अब। ठीक है, अब आपको बस पहुंचना है। तो इसीलिए इस बीमारी से थोड़ा सा दूर रहिए। तो ये बहुत गंदी बीमारी है और गंदे चीज़ों से ही फैलता है। तो एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के संक्रमण से होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो टेबल सॉल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, तो टेबल सॉल्ट कहते हैं। याद रखना है क्वेश्चन, टेबल सॉल्ट किसको कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, ये आपको याद रखना, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, तो टेबल सॉल्ट कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, भैंस गाय में, भैंस और गाय में। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तो भैंस एवं गाय में पाया जाता है। एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग जो है किस में पाया जाता है, तो भैंस एवं गाय में पाया जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, तो भैंस एवं गाय में। याद रखना, एंथ्रेक्स रोग भैंस एवं गाय, एंथ्रेक्स भैंस गाय। बुनसेन बर्नर, वाह नाम खतरनाक। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत। बुनसेन बर्नर बर्नौली दोनों याद रखना, बुनसेन से बर्नौली। ठीक है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नौली, बर्नौली। ठीक है, बर्नौली याद रखना। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको ज़्यादा याद नहीं, ऐसे भी ट्रिक से याद करा, बर्नौली, ये याद हो गया। बुनसेन बर्नौली याद हो गया, दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करेगा बेचारा।
चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में। मतलब शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने का शक्कर की विलेयता क्या करती है, बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ती है। हाँ, शक्कर का जब हम लोग क्या करते हैं, घोल का तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तो शक्कर की विलेयता जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना है, शक्कर का घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, बढ़ती है। याद रखना है, ये क्वेश्चन का जवाब है, शक्कर का घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ये हो गया हमारा कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, पाचन। ठीक है, शुरुआत तो मुख से हो जाता है, ठीक है, लेकिन होता है किस अंग के द्वारा पाचन, तो छोटी आंत से। ठीक है, छोटी आंत से पाचन होता है, याद रखना, छोटी आंत के द्वारा पाचन होता है और बड़ी आंत में जाते हैं। ठीक है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो छोटी आंत। ठीक है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो छोटी आंत के द्वारा होता है। आगे है निकट दृष्टि, ये इसको मिटाने दीजिए इसको। बोला कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, कि नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, क्या नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाता है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलकों की दीर्घीकरण, नेत्र गोलकों की दीर्घीकरण टेक्निकल वर्ड डाल दिया। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कि नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। ठीक है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। ठीक है, ये हो गया। अगला है कुनैन किस प्रकार किससे प्राप्त किया है, कुनैन जो है सिंकोना, कुनैन सिंकोना, याद रखना, कुनैन सिंकोना, कुनैन सिंकोना। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन सिंकोना से प्राप्त किया जाता है, कुनैन सिंकोना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, सिंकोना। कुनैन है, सॉरी गलती पढ़ रहे थे हम भी। कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन सिंकोना, कुनैन सिंकोना। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा हो गया ख़त्म, लगता है ये वाला पेज। हाँ, तो पेज नंबर 11 जो है वो हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 11 आएगा। ठीक है, याद रखना आपको, ये पेज नंबर 11 जो आएगा वो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो को देखें, समझ में आया तो वो आया, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर याद हो रहा है क्वेश्चन तो याद करिए अच्छे से, और अपना एग्ज़ाम को बस क्वालिफाई करिए, बाकी नहीं। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए सभी लोग।